यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि जिस तरीके से कल अपन ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के बारे में पढ़ा, उसी तरीके से एक बॉडी होती है सिक्योरिटी काउंसिल। इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इंटरेस्टेड विद द प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये बहुत पावरफुल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, बहुत शक्तिशाली है। और इसकी सबसे पहली प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी क्या है? मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखना और सुरक्षा बनाए रखना इस ऑर्गन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसको करना ही करना है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि देखो 1945 में यूनाइटेड नेशन को अपन ने क्रिएट करा, ठीक है, इसको यूनाइटेड नेशन को। उसी के साथ it is a unique authority to make decision that member states are legally obliged to implement। इसकी सिक्योरिटी काउंसिल की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल कुछ भी अगर काम करेगा, ठीक है, अगर उसके मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर, तो वो लीगली ओब्लाइज है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि जो जो चीज़ सिक्योरिटी काउंसिल बोलेगा वो चीज़ मेंबर स्टेट को, उन देशों को करनी पड़ेगी जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होंगे। इट्स पावर रेंज फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग पीस कीपिंग ऑपरेशन एंड इम्पोजिंग सैंक्शन टू ऑथराइजिंग मिलिट्री एक्शन एंड रिफर्ड केसेस टू इंटरनेशनल कोर्ट्स। इसकी क्या पावर है? मेन पावर इसकी ये है कि देखो पीस कीपिंग यानी शांति बनाए रखना, और शांति बनाए रखने के लिए जो भी ऑपरेशंस वगैरह करने, मिशंस वगैरह चलाने वो चलाओ। इम्पोजिंग सैंक्शंस टू ऑथराइजिंग मिलिट्री एक्शंस, यानी कि कोई मिलिट्री एक्शन अगर गलत तरीके से लेता है तो उस पर सैंक्शन लगा दो, लिमिटेशन लगा दो, पनिशमेंट लगा दो, जो लगाना है लगा लो। सिक्योरिटी काउंसिल कर सकता है। सैंक्शंस का मतलब होता है एक तरह से पनिशमेंट लगाना, ठीक है। एंड रिफरिंग केसेस टू द इंटरनेशनल कोर्ट, और अगर मान लो कोई ऐसा केस आप बनता है सिक्योरिटी को लेकर, शांति को लेकर, अगर कोई मान लो केस बन रहा है तो उसको इंटरनेशनल कोर्ट को रिफर करने का काम है सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है। मतलब मीनिंग द सिक्योरिटी काउंसिल एक्ट एज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। काय की आवाज आ रही पट पट? नहीं तो वो पन्नी की आ रही। तो बड़ा ऐसा है कि अगर तुम कुछ कर रहे हो पढ़ाई के साथ साथ तो उसको मत करो, क्योंकि अगर मान लो मैंने अगर पूछा कि तुम्हें ये समझ में आ गया, तुमने बोला हाँ आ गया, और फिर मैंने अगर ये पढ़ना शुरू कर दिया और मैं इसकी दूसरी लाइन पर रहा और फिर तुमने बोला कि सर मेरे को इसकी तीसरी लाइन समझा दो। अरे सर मैं चॉकलेट की पन्नी निकाल के वो खा रहा था बस, कुछ नहीं नहीं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो भी समझना है ध्यान से समझो, अच्छे से समझो, फोकस होके। अगर नहीं आया समझ में तो उसी टाइम पे बोलो कि सर नहीं आया। ठीक है सर। लेकिन अगर बाद में बोला वो चीज़ निकलने के बाद तो फिर मैं नहीं समझूंगा। चलो, द सिक्योरिटी काउंसिल एक्ट एज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है किसकी? यूनाइटेड नेशन की, यानी कि यूनाइटेड नेशन जो भी कुछ काम करता है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव बॉडी का, यानी कि कुछ भी नियम कायदे कानून बनाना है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपन ने एग्जीक्यूटिव बॉडी बना रखी है सिक्योरिटी काउंसिल। जैसे कि जिस तरीके से पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाता है, तो पार्लियामेंट लॉ बनाता है तो लेकिन उसको एग्जीक्यूटिव करने के लिए अपन ने क्या करना बना रखा है? अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं। जैसे कि पुलिस है, पुलिस क्या है? एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है जो कि कानून को अप्लाई करती है पूरे सोसाइटी के अंदर। उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी है सिक्योरिटी काउंसिल। इट एड्रेसेस ग्लोबल थ्रेट टू द पीस, authorizes collective measures and ensure that conflict are addressed through the negotiation और enforcement। सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है कि जो ग्लोबल थ्रेट्स हैं वो शांति बनाए रखो। जिस भी तरह के ग्लोबल थ्रेट्स आ रहे हैं, कोई धमकियाँ आ रही है, ऐसा लग रहा है कहीं पे विवाद हो सकता है, दुनिया में कुछ भी युद्ध हो सकते हैं, तो वो सब खत्म करो और शांति बनाए रखो। कलेक्टिव मेजर्स को अथराइज करो। कलेक्टिव मेजर्स मतलब सभी देश मिलकर आपस में जो भी कुछ कर सकते हैं, जो भी मेजर्स ले सकते हैं शांति बनाए रखने के लिए, वो करो। उसके बाद इंश्योर करो, इस चीज़ को सुनिश्चित करो कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो उसको नेगोशिएशन करके सॉल्व किया जा सके, यानी कि उसको विवाद को बढ़ाओ मत। दोनों पार्टी जो भी देशों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है उनको नेगोशिएशन करवाओ, उनसे जो भी बातचीत करवाओ, और इन्फोर्समेंट कराना। ठीक है, इन्फोर्समेंट कराना मतलब जो भी आप चीज़ कर रहे हो, जो भी डिसीजन ले रहे हो, यूनाइटेड नेशन जो भी डिसीजन ले रही है, लॉ बना रही है, पॉलिसी बना रही है, उसको इन्फोर्समेंट करना। ये सारे काम होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। अनलाइक जनरल असेंबली रिजोल्यूशन आर मैंडेटरी, यानी कि जनरल असेंबली में अपन ने कल क्या पढ़ा था कि जो जनरल असेंबली में जो भी रिजोल्यूशन बनते हैं वो रिकमेंडेटरी होते हैं। रिकमेंडेटरी मतलब बताए जाते हैं कि देखो भैया हम ऐसा ऐसा बना रहे हैं, आप चाहो तो आपके देश में अप्लाई कर लो। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसा नहीं होता है। सिक्योरिटी काउंसिल में अगर रिजोल्यूशन पास हुआ है
बाय द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो वो सब पर बाइंडिंग होगा, सबको सबके ऊपर लागू होगा। ठीक है, ये कहाँ दे रखा है चैप्टर 7 में, चैप्टर 7 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं। अब आया डेफिनेशन पे। डेफिनेशन में सेक्शन 24 के क्लोज 1 में दे रखा है, इन ऑर्डर टू इंश्योर प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव एक्शन बाय द यूनाइटेड नेशन, इट्स मेंबर कन्फर ऑन सिक्योरिटी काउंसिल प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। वही चीज़ अपन ने ऊपर पढ़ी वही यहाँ पे लिखी हुई है कि देखो, यूनाइटेड नेशन के एक्शन को और ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए और प्रॉम्प्ट करने के लिए उसके जो मेंबर है, यूनाइटेड नेशन के मेंबर, उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल बनाते हैं। और सिक्योरिटी काउंसिल की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखना, सिक्योरिटी बनाए रखना, इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और ये क्यों बनते हैं? ताकि यूनाइटेड नेशन के जो भी एक्शन है, जो भी काम कर रहा है यूनाइटेड नेशन, उसको और इफेक्टिव किया जाता है, प्रॉम्प्ट बनाया जाता है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है और आगे रहकर बेहतर तरीके से काम किया जा सके। These definitions emphasize the central and active role of the council in responding the international crisis and maintaining stability। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है काय की इसकी सिक्योरिटी काउंसिल की, ये बताती है कि देखो ये सिक्योरिटी काउंसिल का सेंट्रल और एक्टिव रोल है। सेंट्रल रोल है मतलब मुख्य मुख्य काम वहीं से शुरू होगा, वो जो बोलेगा वो आगे लोगों करेंगे। तो सेंट्रल अथॉरिटी कौन है? सिक्योरिटी काउंसिल हो गई। और एक्टिव रोल, एक्टिव रोल क्यों है कि उसको लगातार एक्टिव रहना है, सिक्योरिटी पीस पे ध्यान रखना। तो सीधी सी बात है कि वो जो जितना एक्टिव रहेगा उतने ज़्यादा यूनाइटेड नेशन के काम होंगे इन रिस्पॉन्डिंग द इंटरनेशनल क्राइसिस एंड मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। अब इसमें क्या करना है कि इंटरनेशनल क्राइसिस जितने भी होते हैं और स्टेबिलिटी बनाए रखना है। इंटरनेशनल क्राइसिस मतलब जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी चल रहा है ईरान और अमेरिका का, ईरान इसराइल का, ठीक है, यूक्रेन रशिया का, ये क्राइसिस है। ये मतलब बहुत खतरनाक चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है। इसके अलावा बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे कि एपिडेमिक आ गया, कोई बीमारी फैल गई, कहीं सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, कोई मतलब बड़े स्तर पे होता है जिसपे इंटरनेशनली अफेक्ट पड़ता है। तो उन इंटरनेशनल चीज़ों पर क्या करता है वो, उसका एक रिस्पॉन्स करने का काम है। रिस्पॉन्स करने का काम है मतलब कि तुरंत उस पर क्या एक्शन लिया जा सके, क्या कैसे उसको सुधारा जा सके, कैसे उसको ठीक किया जा सके, ये सब काम सिक्योरिटी काउंसिल के हैं। और स्टेबिलिटी बनाए रखना, स्टेबिलिटी मतलब एक संतुलन बनाए रखना सभी देशों के बीच में, कोई किसी से ज़्यादा तेज नहीं चलेगा, कोई लड़ी हुई अग्नि नहीं करेगा। अब कंपोजिशन यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कौन कौन होते हैं, तो देखो सिक्योरिटी काउंसिल में 15 लोग होते हैं। 5 परमानेंटली मेंबर होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। यानी कि ये 5 नाम आप याद करना चाहो तो कर लो कि चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, ये 5 मेंबर्स हैं परमानेंट मेंबर। उसके बाद है 10 नॉन परमानेंट मेंबर रहते हैं, जिनको कौन इलेक्ट करता है? जनरल असेंबली के लोग इलेक्ट करते हैं 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल के लिए जनरल असेंबली में से परमानेंट सॉरी नॉन परमानेंट मेंबर को इलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, जो कि कितने होते हैं? 10। जैसे कि जनरल असेंबली में तो कितने देश है? 193 देश है। तो 193 देश कोई से 10 देश को 2 साल के लिए सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने के लिए अपॉइंट कर सकती है। ये लोग 193 देश चुनेंगे कि हम में से कौन से 10 लोग, 10 देश 2 साल के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे, ऐसा ये लोग चुनते हैं। ठीक है, इंडिया भी बहुत कोशिश कर रहा है परमानेंट मेंबर बनने के लिए, लेकिन अभी तक बन नहीं पाया है। चलो, रिप्रेजेंट डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स, अलग अलग जोग्राफिकल रीजन से आते हैं। कुछ देश अफ्रीका के हैं, कोई एशिया के हैं, कोई लैटिन अमेरिका के हैं, ऐसे अलग अलग देशों से आते हैं। ईच मेंबर हैज वन वोट, हर मेंबर के पास क्या है? वन वोट है। बट डिसीजंस ऑन अ सब्सटेंटिव मैटर रिक्वायर्ड, लेकिन कोई अगर सब्सटेंटिव मैटर है, यानी कि कोई मुख्य चीज़ है, कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उस पर अगर किसी चीज़ पर डिसीजन लेना है तो 9 अफर्मेटिव वोट होना चाहिए। लेकिन 15 में से 9 तो वोट आपके पास होना ही चाहिए, तभी आपको डिसीजन ले पाओगे। साथ में नो वीटो बाय द एनी परमानेंट मेंबर, यानी कि अगर जो परमानेंट 5 मेंबर है इनमें से किसी ने वीटो ना करा हो, बस अगर किसी ने भी वीटो कर लिया तो कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। वीटो का मतलब होता है, सपोज मान लो डिसाइड करना है कि ये जो जहाज है, ठीक है, ये जहाज है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, ये डिसाइड करना है सर बस। सब्सटेंटिव मतलब 15 देश में से 9 देश में वोट वोट करेंगे। हाँ, सब्सटेंटिव मैटर मतलब मुख्य कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सब्सटेंटिव का मतलब ही होता है इंपॉर्टेंट कोई सी बात है। नाइन इंपॉर्टेंट अगर कोई अफर्मे टॉपिक है तो उसके ऊपर 15 में से कम 9 लोगों का तो वोट होना ही चाहिए। लेकिन उन 9 में से भी जो 5 जो परमानेंट मेंबर है हम्म उनके तो पॉजिटिव वोट होना चाहिए।
और ये मतलब इनमें अगर एक ने भी वीटो कर दिया मतलब मना कर दिया कि नहीं करना, तो फिर नहीं कर पाओगे। मतलब पांचों की पहले एक पॉजिटिव वोट होना चाहिए, मतलब पांचों एक जैसे पहले हाँ करना चाहिए कि हाँ हम करेंगे। इनके अलावा चार और होना चाहिए आपके पास, तब जाके आप कोई डिसीजन ले पाओगे। अगर पांच में से किसी ने एक ने भी मना कर दिया परमानेंट मेंबर ने कि नहीं ये काम नहीं करेंगे, तो फिर वो काम नहीं होगा, भले ही चाहे वोट 15 लोग में से 14 ने दे दिए। मतलब सोचो कितनी बड़ी बात है, अगर 15 में से इधर 14 लोग वोट देते, लेकिन उन पांच में से किसी एक ने मना कर दिया कि नहीं वीटो कर लिया भैया अपना कि मेरे को नहीं करना, तो वो काम नहीं हो पाएगा। फिर इतनी बड़ी पावर उन पांच लोगों के पास। ठीक है। फिर आते हैं पावर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल की पावर क्या क्या है? बिल्डिंग बाइंडिंग पावर अंडर चैप्टर 4, यानी कि बाइंडिंग पावर मतलब वो जो कुछ भी करेंगे वो दूसरे देशों पर बाइंडिंग होगा, यानी कि लागू होगा बराबर। में डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्रेट टू पीस और एक्ट ऑफ द एग्रेशन, यानी कि सभी तरीके से डिटरमाइन किया जा सकता है कि भैया कहाँ कहाँ से थ्रेट आ रहे हैं, कहाँ शांति बनाए रखनी है, एक्ट ऑफ एग्रेशन को कैसे रोकना है। और अथोराइज कर सकता है इकोनॉमिक सेंक्शन। इकोनॉमिक सेंक्शन मतलब किसी के ऊपर भी सेंक्शन लगा दिया, टैक्स लगा दिया, पैसा जाने से रोक लिया, सब चीज़ें कर ली। आर्म्स एम्बार्गोज। आर्म्स एम्बार्गोज मतलब उनको हथियार का सप्लाई नहीं देना, या फिर उनसे हथियार जब्त कर लेना, हथियार रोक लेना। ट्रेवल वेन्स यानी कि ट्रेवल करने से रोक देना। सपोज मान लो उनको लगता है कि भैया कुछ तो गलत होने वाला है, जैसे एग्जाम्पल के लिए उनको लग रहा है कि पाकिस्तान में स्थिति अभी ठीक नहीं है, तो पाकिस्तान में ट्रेवल करने से रोक लगा दी। ठीक है, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। यूज़ ऑफ फोर्स, अगर मान लो ज़रूरत पड़ी तो यूनाइटेड नेशन अपनी फोर्स का यूज़ भी कर सकता है। ठीक है। फिर फिफ्थ वाला पॉइंट आता है 5.2, पीस कीपिंग एंड मिलिट्री एक्शन। पीस कीपिंग का मतलब तो वही है कि देखो जितना कोशिश हो सके शांति बनाए रखने के लिए मिशन चलाते रहो, शांति बनी रहनी चाहिए। साथ में मिलिट्री एक्शन भी ले सकते हैं, यानी कि मान लो जरूरत पड़ने पर अपनी मिलिट्री भी जमीन पर उतार सकती है, जैसे कि गल्फ वॉर हुआ था 1991 में, वहाँ पे यूनाइटेड नेशन की मिलिट्री ने लड़ाई लड़ी थी। लीबिया वॉर हुआ था 2011 में, वहाँ पे यूनाइटेड नेशन की मिलिट्री ने लड़ाई करी थी। जरूरत पड़ने पर मिलिट्री एक्शन भी ले जाते हैं, बाकी तो यूँ तो शांति बनाए रखने का काम होगा। फिर है लीगल एंड जुडिशियल पावर। लीगल एंड जुडिशियल पावर क्या है कि जो भी केसेस आते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उसको वो रिफ़र कर देता है, किसको? इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल को रिफ़र कर देता है, भेज देता है कि भैया देखो ये केस आया, लड़ लो। उसके बाद कुछ मैटर्स को जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स के पास जाना चाहिए उनको रिफ़र कर देता है कि लो भैया आपके लिए क्रिमिनल केस आया है, ऐसा। समझ गए? फिर है सैंक्शन रिजिम। सैंक्शन रिजिम में क्या है? इम्पोजेस वेरियस सैंक्शन ऑन अ स्टेट और अ ग्रुप दैट थ्रेटन पीस और वायलेट इंटरनेशनल लॉ। अगर मान लो कोई सेंक्शन वगैरह लगाया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो किसी भी स्टेट पर या फिर किसी भी ग्रुप ऑफ स्टेट पर सेंक्शन लगा सकती है, यानी कि पनिशमेंट लगा सकती है, अगर उसको लगता है कि वो शांति भंग कर सकते हैं या फिर इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहे हैं। यानी कि कोई भी देश अगर शांति भंग करता हुआ दिखा या कोई भी देश इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन करता हुआ दिखा, तो सिक्योरिटी काउंसिल उस पर सेंक्शन यानी कि पनिशमेंट लगा सकती है। ठीक है। फिर आता है अपॉइंटमेंट एंड एडमिशन पावर। अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं? देखो, रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेक्रेटरी जनरल। सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है वो हमेशा सेक्रेटरी जनरल के अपॉइंटमेंट के लिए एक आदमी को रिकमेंड करता है कि हमें इस आदमी को सेक्रेटरी जनरल बनाना है, और जिस आदमी को रिकमेंड करेगा वही आदमी सेक्रेटरी जनरल बनता है। अप्रूव द एडमिशन ऑफ अ न्यू मेंबर स्टेट्स टू यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशन में अगर मान लो कोई नया देश, जैसा अगर कितने 193 है, तो और इनके अलावा और दूसरे देश अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसको अप्रूव करने का काम भी कौन करता है? सिक्योरिटी काउंसिल करता है। ठीक है। फिर आते हैं इसके फंक्शंस पर। इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं? पहला, मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। वही कि बार बार शांति बनाए रखो, सिक्योरिटी बनाए रखो, शांति बनाए रखो, सिक्योरिटी बनाए रखो। इसके लिए उसको क्या क्या कर सकता है? इन्वेस्टिगेट कर सकता है किसी डिस्प्यूट को। अगर उसको लगता है कोई डिस्प्यूट ऐसा है जहाँ पे शांति या भंग हो रही है, सिक्योरिटी को थ्रेट है, तो वहाँ पर वो इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। ठीक है। दैट माइट लीड टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। वही इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। सजेस्ट पीसफुल सेटलमेंट मेजर और इन्फोर्सेस एक्शन। अगर उसको लगता है कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट चल रहा है, तो वहाँ पर वो बोल सकता है कि भैया कोई सेटलमेंट वगैरह करवा दो दो देशों के बीच में बैठ के, या फिर उसको लग रहा है कोई एक्शन लेना चाहिए तो वो एक्शन भी ले सकता है, इन्फोर्स कर सकता है। फिर आता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में क्या है? रिकमेंड नेगोशिएशन, मीडिएशन और जुडिशियल सेटलमेंट। यानी कि सीधी सी बात है, उसको लगता है कि मान लो कोई जुडिशियल डिसीजन, सॉरी कोई डिस्प्यूट है, वो नेगोशिएशन से ठीक हो सकता है। नेगोशिएशन मतलब बैठ के बात कर लो, नेगोशिएट कर लो, भाव तोल तोल मोल जो भी करना कर लो। मीडिएशन करवा दो दोनों के देशों के बीच में अगर हो सकता है तो। कोई जुडिशियल सेटलमेंट करा सकता है तो करा दो। मतलब इस तरह के काम भी वो कर सकता है डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए।
उसके बाद सेंड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव और इनवॉइस फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अगर उसको लगता है कि कहीं किसी देश में कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वो यूएन अपने रिप्रेजेंटेटिव को या फिर इनवॉइस को भेज सकता है उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए, ठीक है। हम्म। उसके बाद आता है पीस कीपिंग ऑपरेशन। तो ऑथराइज एंड फंड द यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस टू बी डिप्लॉयड इन कॉन्फ्लिक्ट एरियाज। यानी कि जहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट है उस एरिया में जाकर यूएस यूएन की पीस कीपिंग फोर्स यानी शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने फोर्स बना रखी है, उनको डिप्लॉय किया जाता है, उनको भेजा जाता है। उसके बाद उनको अथराइज और फंड देने का काम भी सिक्योरिटी काउंसिल का है। पीस कीपर मॉनिटर्स सीज फायर एंड प्रोटेक्ट सिविलियंस। सीधी सी बात है कि जहाँ पर भी शांति बनाए रखने का काम किया है उस शांति को बनाए रखो, उसको मॉनिटर करते रहो, उसको देखरेख करते रहो, साथ में सीज फायर करवाओ। सीज फायर करवाना मतलब अगर मान लो दो देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, उनको रोको कि भैया हमला मत करो और एग्रीमेंट करो कि तुम आज के बाद कभी एक दूसरे पर हमला नहीं करोगे, ऐसा सीज फायर एग्रीमेंट करवा दो। प्रोटेक्ट सिविलियन, अगर उसको लगता है कि कहीं पे बहुत बुरी स्थिति किसी देश में युद्ध की वजह से या किसी भी कारण से, तो वहाँ की जो सिविलियंस है, वहाँ की जो आम जनता है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का है, ठीक है। हम्म। फिर है लेजिस्लेटिव रोल। लेजिस्लेटिव रोल क्या होता है कि कानून बनाना, लॉ बनाना। तो देखो, अडॉप्ट बाइंडिंग रेजोल्यूशन दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। सीधी सी बात है कि जो भी रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाता है वो बाइंडिंग हो जाता है सभी देशों के ऊपर और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन का पार्ट बन जाता है, यानी कि इंटरनेशनल लॉ का ही एक तरह से पार्ट बन जाता है। उसके बाद इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। सीधी सी बात है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो भी कुछ करेगा आने वाले समय पर वो कस्टम बन जाएगा, तो उसके धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहेगा, तो वो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ बन जाता है, ठीक है। हम्म। फिर आता है प्रोमोटिंग डिसआर्मेंट। डिसआर्मेंट का मतलब होता है हथियार को त्यागना, हथियार को छोड़ने से। कि एक होता है आर्मेंट यानी कि हथियार को लेना, और एक होता है डिसआर्मेंट यानी कि हथियार को त्यागना। तो हथियार को त्यागने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल हमेशा प्रमोट करता है कि ये शांति बनाए रखो, कोई हथियार का इस्तेमाल मत करो। इनकरेज एंड मॉनिटर डिसआर्मेंट एग्रीमेंट, यानी कि सीधी तरीके से कोई भी एग्रीमेंट अगर करना है डिसआर्मेंट यानी कि हथियार त्यागने के लिए, कोई देशों के लिए अगर एग्रीमेंट करवाना है, उसको इनकरेज करेगा, उनको बढ़ावा देगा और मॉनिटर भी करेगा, देख रेख करेगा कि हाँ ये ऐसा तो नहीं कि खाली एग्रीमेंट करके बैठे और एक दूसरे को मार रहे हो, ये सब चीज़ें भी देखना पड़ती है। सेकंड, एड्रेस एंड थ्रेट फ्रॉम वेपन्स ऑफ अ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि कोई मास डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए, किसी प्रकार के कोई वेपन से बचाने के लिए आप एड्रेस कर सकते हो, लोगों को सूचित कर सकते हो कि भैया तुम्हारे ऐसा ऐसा होने वाला है, ध्यान रखो, इसको रोकना है अपने को। फिर आता है लिमिटेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखो, सिक्योरिटी काउंसिल के पास बहुत सारी पावर है, बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? वेटो पावर। एनी वन परमानेंट मेंबर कैन ब्लॉक अ रेजोल्यूशन लीडिंग द डेडलॉक। सीधी सी बात है कि अगर हम अपन ने क्या पढ़ा कि एक रेजोल्यूशन को अगर पास करना है तो क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2 लोगों का वोट होना चाहिए और 5 लोग जो है परमानेंट मेंबर, उनका वीटो नहीं होना चाहिए। वीटो नहीं होना चाहिए मतलब अगर उन्होंने किसी ने भी एक ने भी वो रिजोल्यूशन को रोक दिया तो वो रुक जाता है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है एक तरह से सिक्योरिटी काउंसिल की। क्या कि देखो, बहुत कुछ अच्छा काम चल रहा है, सब कुछ मान लो बहुत अच्छा रिजोल्यूशन बन रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन एक भी मेंबर ने अगर वीटो पावर का यूज़ कर लिया यानी कि वीटो लगा दिया रिजोल्यूशन पे, तो वो रिजोल्यूशन पास ही नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा लिमिटेशन यहाँ पर है। उसके बाद आता है लेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। लेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये कि परमानेंट मेंबरशिप रिफ्लेक्ट पोस्ट वर्ल्ड वार पावर स्ट्रक्चर, इमर्जिंग पावर एंड डेवलपिंग रीजन्स आर अंडर रिस्पॉन्डेड। यानी कि इसने बोला कि देखो, जो परमानेंट मेंबरशिप है 5 देशों की, वो कौन कौन है? जिन्होंने वर्ल्ड वार 2 के बाद अपने आप को पावरफुल बताया, जैसे कि रशिया, चाइना, अमेरिका, फ्रांस। ये खाली जो पावरफुल देश है उन्होंने अपने आप को परमानेंट मेंबर बना लिया। और जो अभी अभी जो इमर्जिंग पावर है, जो नए नए जिनके पास पावर आ रही है, या फिर जो नए नए डेवलपिंग कंट्रीज है, उनको तुम ध्यान भी नहीं दे रहे हो, उनको तुम नॉन परमानेंट मेंबर में घुसा घुमाए जा रहे हो। तो इस तरीके से क्या है कि सही अच्छे अच्छे देशों का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है ठीक से उसमें सिक्योरिटी काउंसिल में, कि परमानेंट मेंबर अपनी जगह बनाए बैठे हैं और जो दूसरे लोग हैं वो खाली 2-2 साल के लिए आते हैं। फिर आता है पॉलिटिसाइजेशन एंड सिलेक्टिविटी। क्या? कुछ नहीं सर, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। ओके, मुझे लगा कुछ बोला। चलो, पॉलिटिसाइजेशन एंड सिलेक्टिविटी। पॉलिटिसाइजेशन का मतलब क्या होता है कि राजनीतिकरण करना, यानी कि सीधी सी बात है कि जिस देश को अपना फायदा लगता है कि अपनी राजनीति में अपना फायदा हो सकता है, उसके हिसाब से वो सिक्योरिटी काउंसिल का काम करवाता है। सिलेक्टिविटी यानी कि भेदभाव करना, सिलेक्टिवली लोगों के लिए काम करना, सिलेक्टिव देशों के लिए काम करना, सभी देशों के लिए अच्छे से काम नहीं करना, इस तरह की चीज़ें हो जाती है। जैसे कि डिसीजन ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द P5 मेंबर। देखिए, जो P5 यानी कि जो परमानेंट जो 5 मेंबर है, वो हमेशा अपने देश के इंटरेस्ट के लिए ही काम करते हैं। मतलब वो जो भी कुछ चीज़ करेंगे वो हमेशा अपने देश के फायदे के लिए करेंगे, सीधी सी बात है। तो उससे क्या होता है कि दूसरे देशों का इंटरेस्ट प्रभावित हो जाते हैं।
सपोज मान लो कोई बहुत अच्छा रेजोल्यूशन है जिससे गरीब देशों को बहुत फायदा होने वाला है, लेकिन उन 5 में से किसी एक को भी नुकसान होने वाला है, तो वो क्या करेंगे, वीटो पावर लगा देंगे, रेजोल्यूशन को पास नहीं होने देंगे, तो उससे गरीब देशों को जो फायदा होने वाला था वो रुक गया। ये गलत हुआ ना एक तरीके से, ये नहीं होना चाहिए। फिर बोलता है इनकंसिस्टेंट रिस्पॉन्स टू सिमिलर इंटरनेशनल क्राइसिस। जैसे कि इंटरनेशनल क्राइसिस अलग अलग होती है, जैसे कि मान लो रशिया है और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो उस पर यूनाइटेड नेशन को सिक्योरिटी काउंसिल का रुख कुछ अलग होगा, इंडिया पाकिस्तान के लिए कुछ अलग होगा। यानी कि रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चलता है तो तुरंत इंडिया को बताने आते हैं कि अरे अरे युद्ध मत करो, युद्ध मत करो, शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो, आप पाकिस्तान पर हमला मत करो। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। सपोज मान लो अभी यूएस है, वो खुद ईरान पे बम फेंक रहा है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में शांति कराने आया था कि अरे तुम लड़ाई मत करो, कोई लड़ाई मत करो। तो ये चीज़ें गलत है। यूएस ने पूरे रशिया को, यूक्रेन के वॉर में रशिया को बेकार बताता रहा कि बताओ रशिया इतना पावरफुल है और छोटे से यूक्रेन पे हमला कर रहा है, लेकिन आज यूएसए भी वही काम कर रहा है कि अपनी पावरफुल आर्मी लेके छोटे से ईरान पे हमला कर रहा है। इस तरह की चीज़ें जो है इंटरनेशनल क्राइसिस में एक जैसा रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है, सब अपने अपने फायदे की बातें करते हैं। डिपेंडेंस ऑन द मेंबर स्टेट पे जो डिपेंडेंस है वो कैसी है देख लेते हैं। रिलाइज ऑन वॉलंटरी ट्रूप्स कंट्रीब्यूशन एंड फंडिंग फ्रॉम द मेंबर स्टेट। यानी कि जो ट्रूप कंट्रीब्यूशन होता है, ट्रूप कंट्रीब्यूशन मतलब सब लोग मिलके जो कंट्रीब्यूशन देते हैं वो वॉलंटरीली, यानी कि जिसको जितना करना है कर दो, किसी के ऊपर कोई भेदभाव नहीं कि भैया तुम 10 करोड़ दोगे, तुम 5 करोड़, जो जितना करना चाहे कर दो। और जो मेंबर्स स्टेट रहते हैं वो अपने हिसाब से फंड देते रहते हैं इसमें। तो इसमें क्या एक प्रॉब्लम क्या है कि देखो, अगर मान लो फिक्स कर दो कि भैया कोई अगर इतना, कोई कंट्री है वो अगर इतना कमा रही है साल भर में, तो कम से कम इतना आके आप डिपॉजिट कर दो, तो कम से कम सिक्योरिटी काउंसिल का काम होता रहे। अब इसमें क्या होता है कि मान लो कोई बड़ा सा देश है, बहुत बड़ा देश है, जो बहुत, जैसे रशिया और अमेरिका सबसे ज़्यादा कमाते हैं, चाइना बहुत पैसा कमाता है, तो ऐसा बोलो ना कि भैया इन लोगों से ज़्यादा वो करवाओ, आप फंड करवाओ, क्योंकि ये लोग ज़्यादा कमा रहे हैं। लेकिन अब तुम क्या करते हो कि सबके ऊपर अपनी मनमर्जी से छोड़ दिया है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने पास आता है कंक्लूजन का। ठीक है, इसमें अप्लाई द सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट पावरफुल एंड अथॉरिटी बॉडी। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल और अथॉरिटी बॉडी है इन यूएन सिस्टम, यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर। इट्स डिसीजन स्पेशली अंडर चैप्टर 7 लीगल फोर्स एंड शेप ऑफ द ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। यानी कि देखो, जिस भी तरीके से ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्ट चलता है ना, कि व्यवस्था बनी हुई है पूरी दुनिया में कि किस तरीके से अपन सिक्योरिटी मेंटेन करेंगे, तो सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, उस आर्किटेक्ट को बनाए रखने के लिए जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, जितने भी निर्णय लिए जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, उसका लीगल फोर्स होता है सभी देशों के ऊपर, यानी कि सभी देशों को उसे मानना पड़ता है, तभी अपन सभी देशों में सिक्योरिटी बनाए रख सकते हैं। बोले क्या? क्या? कुछ बोले क्या? नहीं। तुम्हारे घर में कुछ काम चल रहा है क्या? नहीं, किसी आवाज़ जैसी गूंज गूंज की क्यों आ रही है? वो तो बहुत दूर कथा या भजन चल रहे हैं। दूर चल रहे, वो तो दरवाजे भी लगे, आपको कहाँ से आ रही आवाज़? पता नहीं, मेरे कान दे। कान ने मोबाइल तेज है। मोबाइल नहीं, मेरा लैपटॉप है। हाँ। गरीब आदमी अपने पास तो मोबाइल। अच्छा। फ़ोन कैसे डिस्पाइट उठाते? क्या? फ़ोन कैसे उठाते हो फिर? अरे तो वो अपने पास तो वो वाला फ़ोन है यार, जिसमें फ़ोन उड़ जाता है, गाना बजता है उसमें, चल चाहिए 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 चाहिए, धूम मचाले ऐसे बजते हैं उसमें गाने। चलिए, उसमें बारबी डॉल का फोटो है ऊपर। चलो, डिस्पाइट क्रिटिसिज्म रिलेटेड टू द वीटो सिस्टम। यानी कि वीटो सिस्टम को आप यानी कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, वीटो सिस्टम बोले कि मतलब भाई जो P5 मेंबर है, परमानेंट 5 मेंबर, वो अगर वीटो लगा देते हैं उनमें से कोई भी एक, तो अपना रेजोल्यूशन रुक जाता है। तो उस चीज़ को आप कितना ही क्रिटिसाइज कर दो, पॉलिटिसाइजेशन को यानी कि राजनीतिकरण को कितना भी क्रिटिसाइज कर दो, लेक ऑफ रिफॉर्म मतलब कुछ भी नया नहीं हो रहा है, कुछ नए रिफॉर्म्स नहीं आ रहे हैं, इसको आप क्रिटिसाइज कर दो, फिर भी काउंसिल जो है कंटिन्यू एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है रिजोल्यूशन को, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, पीस इन्फोर्समेंट के लिए और इंटरनेशनल कोऑपरेशन बनाए रखने के लिए काउंसिल यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इट्स इफेक्टिवनेस however depends on the political will and the unity of its member, particularly the permanent 5। ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है, चाहे वो उसकी डिपेंडेंसी एक पॉलिटिकल विल पे डिपेंड हो, यूनिटी ऑफ इट्स मेंबर पे डिपेंड हो, और 5 जो परमानेंट मेंबर है उन पे डिपेंडेंट हो, कुछ भी हो जाए सिक्योरिटी काउंसिल जो भी काम करेगा वो बहुत इफेक्टिव होगा अपने पूरी दुनिया
पूरी दुनिया में पीस वगैरह मेंटेन करने के लिए, ठीक है। हम्म, और इतना ही है, अच्छा था सिक्योरिटी काउंसिल।